आज हमारे साथ हैं मिड डे मील के निदेशक मिथिलेश मिश्रा जी। तो मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार में। सर, हम जो ये 1 से 30 तक जो ये माह है उसमें हम पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह बना रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह की तैयारियां हैं? राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण किए गए स्वास्थ्य विभाग के, उसमें ये पता चला कि देश में बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, किशोरियों के स्वास्थ्य में अनीमिया एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनका स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए वो नहीं है। और हम जानते हैं कि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तक उसमें स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत की कि सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाए और इसमें एकदम चतुर्दिक गतिविधियाँ की जाएँ, चाहे अकादमिक स्तर पर हो, स्कूलों के स्तर पर हो, आंगनवाड़ी में हो, स्वास्थ्य केंद्रों में हो, जन जागृति हो, एकदम जन आंदोलन के रूप में सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों में सभी लोगों को पोषण माह के बारे में पता होना चाहिए, पोषण अभियान के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें ICDS के जो आंगनवाड़ी के केंद्र हैं वहाँ पर भी बच्चों को इसका ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें शामिल होता है, पंचायती राज के विभाग शामिल होते हैं और स्कूलों में जहाँ पर हम मिड डे मील या PM पोषण योजना चलाते हैं वहाँ भी बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है और जो भी गतिविधियाँ निर्धारित की जाती हैं उसको की जाती हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर हो सके। बात तो बिल्कुल सही है सर कि जो एनीमिया है वो महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनकी जागरूकता के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयर हों और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें? प्रयास कई स्तर पे किया जा रहा है। अगर शुरुआत इसी करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है किशोरी अवस्था से। जो बच्चियाँ होती हैं माहवारी के समय उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना है, उनको आयरन और फोलिक एसिड की खुराक समय से मिले उसका ध्यान रखना है ताकि जब वो गर्भवती हों, बड़े होकर जब उनकी शादी हो एक सही उम्र में तो शरीर में खून रहे और जो बच्चा है वो भी सुरक्षित रहे। इसके अलावा जब वो धात्री महिला होती हैं, जब वो लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो उस समय भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए उनकी नियमित जांच की जाए और साथ ही साथ उनको पर्याप्त पूरक आहार मिले ताकि उनके शरीर में ताकत भी रहे, उनके शरीर में पोषक तत्व भी रहे ताकि वही पोषक तत्व बच्चे को मिलता है और अगली जनरेशन हमारी वहीं से निर्मित होती है। तो इसमें सभी विभाग का अलग अलग भूमिका है। स्वास्थ्य विभाग, उसकी जो जांच होती है वो समय समय पे की जाती है, उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनकी हाजिरी होती है और आंगनवाड़ी केंद्रों से जो सेविका सहायिका हैं वो उनकी मॉनिटरिंग करती हैं। आशा और जो हमारी NM के लोग हैं वो उसको हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं और साथ ही में जो बच्चे स्कूल में हैं उनको भी कोशिश की जाती है कि उनका जो हाइट वेट का चार्ट है वो सही से रहे, बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की खुराक स्कूल में मिलते रहे और साथ ही साथ पर्याप्त भोजन भी उनको मिलता रहे। बिल्कुल सर, सही बात आपने बोली कि जो आज हम भारत में जो कुपोषण है वो काफ़ी एक गंभीर समस्या है जिससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास में बाधा होती है। तो किस तरीके की बीमारियां होती है उसके बचाव के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी बीमारी है या जो भी कमी है वो सही समय पर डिटेक्ट हो सके। तो अभी स्वास्थ्य विभाग ने एक डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर लॉन्च किया है जिसकी वजह से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर काफ़ी तेज़ी से खून की जांच हो सकती है और खून में कितना हीमोग्लोबिन है वो पता चल जाएगा, जो लक्षण दिखाता है कि एनीमिया का प्रतिशत क्या है। आज देश में करीब करीब 2/3 लोग अनीमिया से ग्रसित हैं, विशेष रूप से महिलाएं। तो उनको जब ये पता चलेगा कि एनीमिया से ग्रसित हैं तो शरीर में जो खून बनाने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां हैं, पालक है, गुड़ है, गाजर है। तो अगर ये उनके भोजन में शामिल है ये पोषक तत्व तो उनके शरीर में खून बनने की समस्या नहीं रहेगी और अनीमिया से बचाव हो सकेगा। उसी प्रकार से अगर पेट में कई बार कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है। तो स्कूलों में हम लोग एल्बेंडाजोल की गोली और जो कीटनाशक गोली होती है, जो शरीर में कीड़े हैं, पेट में कीड़े हैं, उसके लिए डिवर्मिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाते हैं। इसी प्रकार से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए भी मास जो ड्रग एडिक्शन का कार्यक्रम चलाया जाता है, अभी 4 तारीख को पूरे बिहार में सभी स्कूलों में मनाया जाएगा। तो उसकी भी समय समय पे मॉनिटरिंग होती है और हर 6 महीने में हम लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं ताकि शरीर में किसी प्रकार के कीटाणु न रहें, शरीर में किसी प्रकार के जो
पोषक तत्वों की कमी करने वाले तत्व हैं वो न रहें, और बच्चों की अगर हेल्दी लाइफ है, उनकी हेल्दी रूटीन है, सही चीज़ें खाते हैं और सही प्रकार से अगर वो उनका पोषण और उनकी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से उनका हाइट क्या होना चाहिए, उनका वेट क्या होना चाहिए। अगर वो ग्रोथ पैटर्न मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो हर चीज़ की मॉनिटरिंग जी, हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी इस साल से, पहले भी हम लोगों ने किया है, लेकिन इस साल के फोकस में डिजिटल या टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी मॉनिटरिंग पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनका फेस रिकॉग्निशन किया जा रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी से पता चल सकता है फेस देखकर कि आपके अंदर किन पोषक तत्वों की कमी है, और साथ ही साथ आपका जो ग्रोथ हाइट चार्ट होना चाहिए वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो ये नई तकनीकी आ रही है। स्कूलों में भी हम लोग इस बार फोकस कर रहे हैं कि इस पूरे पोषण अभियान के माह में सभी बच्चों का हाइट, वेट, उनके जो ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं उसको देखें और पोषण वाटिका के माध्यम से जन जागरूकता भी फैलाएं। जी सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो शहरी क्षेत्र में तो फिर भी आसान है, लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करते तो अभी भी लोगों को जागरूक करना, वहाँ के बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करना कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? देखिए, कई बार लोग समझते हैं कि पोषण उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गरीबी भी एक समस्या है, उसकी वजह से कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि जो स्कूल में पहला आहार मिलता है उनको, मिड डे मील का जो आहार मिलता है वो उनका दिन का पहला आहार होता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि हर दिन स्कूलों में मिड डे मील बने, लोग इसके बारे में जानें, बच्चों के माध्यम से भी गार्जियन को प्रेरित किया जाए, और अलग अलग डिपार्टमेंट इसके लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से लोग इसके बारे में जानें, आकाशवाणी पे इसके जिंगल्स चलते हैं, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है, और हर एक विभाग का दायित्व होता है, हर एक प्रतिनिधि का, हर एक पदाधिकारी का यह दायित्व है कि लोगों को इसके बारे में क्रमशः बताया जाए। कई बार माँ बाप चाहते हैं कि हाँ उनके बच्चों को अच्छा पोषण मिले, अच्छा राशन मिले, लेकिन गरीबी की वजह से नहीं दे सकते हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे सरकार पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको भी खाना मिलता है, और जो किशोरियाँ हैं, जो धात्री महिलाएँ हैं, उनको भी टेक होम राशन दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की कि इस जागरूकता को कई माध्यमों से लोगों के बीच में ले जाएं, जनता और जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, और जो योजनाएं चल रही हैं इसका वो अधिक से अधिक लाभ उठाए। हाँ, तो अभी आपने बोला, जो आप बात कर रहे थे सर कि टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है, तो इस बार के जो थीम है उसमें टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस को भी जोड़ा गया है, ताकि आपने जो बताया कि जो हम इतना सारा अभियान कर रहे हैं इसमें आज के ज़माने में तो काफ़ी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी। आप एक बात कर रहे थे, कार्ड्स बनते हैं बच्चों के लिए, तो उसको किस तरीके से आप लोग उसका प्रोसेस होता है, और बच्चे किस तरीके से और महिलाएं कैसे जुड़ती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूलों में एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, जिसके अंतर्गत हर प्रखंड में 2 टीम रहती है। इसमें आयुष के चिकित्सक होते हैं और पैरामेडिकल्स भी उसमें रहते हैं। उनका दायित्व होता है कि प्रत्येक स्कूल पर वो जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करें। कई बार अगर बच्चों में कोई भी डिफेक्ट है उनके शरीर में या कोई समस्या है, तो कई बार वो समस्या जन्मजात होती है। अगर वो चीज़ें हम बचपन में ही देख सकें, बचपन में ही पकड़ सकें, तो जो इंटरवेंशन करना है, जो उनकी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी है, वो सदर अस्पताल में या किसी बड़े अस्पताल में भी ले जाकर ठीक किया सकते। जैसे कई बार आप देखते हो कि बच्चों के होंठ कटे होते हैं और उसकी सर्जरी होती है, जिसको उसके बारे में जानकारी है वो बड़े आराम से उसकी सर्जरी करा के उनके कटे होंठ को ठीक किया सकता है। कई बार बच्चों के पैर जो होते हैं वो थोड़े मुड़ जाते हैं और वो लंगड़ा के चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़ी आसान सर्जरी होती है। उन बच्चों के शूज़ आते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। कई बार फिजियोथेरेपी से भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल पर डॉक्टर्स की टीम जाती है, साल भर में कम से कम एक बार उनके हेल्थ की जांच करती है, और अगर उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, मान ली किसी बच्चे की आंखों की रोशनी कम है या किसी बच्चे को कान से कम सुनाई देता है, तो उन चीज़ों को संबंधित जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनके पास ले जाकर हम ठीक कर सकते हैं, और समय रहते अगर उनका इलाज हो जाए तो बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह से जीवन की जो दौड़ है उसमें विकास यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी 27 तारीख को हम लोगों ने
स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारियों की, जिला स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की है। और आज फिर 11 बजे हम लोग एक वर्कशॉप है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, ICDS के और शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी बैठेंगे और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूलों में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो, किस प्रकार से इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जिसका जो डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है वो कैसे सभी पदाधिकारियों के बीच में उपलब्ध रहे ताकि इसकी बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी बेहतर, ये बहुत एक कहते हैं अच्छा समाचार है कि इतने लोग इस चीज़ को लेके काम कर रहे हैं। सर, आपने वाटिका के बारे में, पोषण वाटिका के बारे में भी आपने जिक्र किया, उसके बारे में दर्शकों को देखिए, स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तो पता है कि पौधे कैसे उगते हैं, सब्जियां कैसे उगती हैं, वो देखते हैं, कई बार वो खेतों में खुद काम करते हैं, लेकिन उसकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है शायद उसके बारे में उनको नहीं पता होता है। शहरी क्षेत्रों में बच्चों को कई बार नहीं पता होता है, सब्जियां बाजार से खरीद के आती हैं, घर में पकती हैं, और कई बार ये देखा गया कि छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं। मेरी बेटी खुद घर में है, उसको सब्जी में अगर कुछ हरा दिख गया तो कई बार वो कोशिश करती है कि उसको ना खाए, उसको निकाल दे, लेकिन फिर भी उसको समझाया जाता है, उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको कि हाँ ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए। तो पोषण वाटिका एक प्रयास है कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो भी ज़मीन उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई बार हमें स्कूल के बगल में थोड़ा बहुत टुकड़ा मिल जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ी चुनौती है, तो स्कूल में एक प्लॉट छोटा सा लेकर उसमें सब्जियों की खेती की जाए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हो, कुछ साग हो, कुछ जो सलाद की चीज़ें हो सकती वो हो, और जब बच्चे उन सब्जियों को उगाएंगे, खुद बढ़ता हुआ देखेंगे, अंकुरण होता हुआ देखेंगे, तो उनको उस वैज्ञानिक सोच के प्रति भी जागरूकता आएगी और साथ ही साथ वो इससे समझ सकेंगे कि वो जो सब्जियां उग रही हैं उनके पोषण के लिए, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो बच्चे उस प्रक्रिया से जब कनेक्ट करेंगे, और उसमें नियम ये है कि जो सब्जियां या जो उत्पाद उस खेत से निकल रहे हैं वो बच्चे अपने मिड डे मील में, अपने PM पोषण में खा सकते हैं। तो बच्चे जब खुद अपनी सब्जियां उगाएंगे और खुद स्कूल में खाएंगे, यूनिसेफ के सहयोग से हम लोगों ने अंकुरण परियोजना शुरू की थी पूर्णिया और अररिया में, और करीब 10,000 स्कूलों में इसको लागू किया गया था। वहाँ के बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं, और स्कूल के फोटोग्राफ्स हम लोग देखते हैं तो लगता है कि स्कूलों में सब्जियां हैं। इस साल हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि पूरे बिहार में करीब 50,000 स्कूलों में पोषण वाटिका हम स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री की एक पहल है एक पेड़ माँ के नाम, जी, इसके बारे में कुछ बताइए, इनके मूल्यों के बारे में कुछ बताइए हमारे बहुत दर्शकों अच्छी को। स्कीम थी, हम लोगों ने अभी स्कूलों में मनाया है इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने करीब 4 साल हुए हैं, 29 तारीख को लागू की गई थी। तो एक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया पूरे देश भर में। उस शिक्षा सप्ताह में करीब 7 दिन का कार्यक्रम बनाया गया था, और उसमें एक दिन पोषण के नाम था, पर्यावरण के नाम था। उसी में ये थीम थी कि एक पेड़ माँ के नाम आप लोग लगाइए। 5 जून से पर्यावरण दिवस के बाद से शुरू हुआ, बिहार में भी बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। उसमें हम लोगों ने सभी स्कूलों में कहा कि कम से कम एक पेड़, हर एक स्कूल में कम से कम एक पेड़ लगाएं बच्चे। और जब बच्चे स्कूल में पेड़ लगाते हैं, पेड़ को बढ़ता हुआ देखते हैं, अपने साथ उसको भागीदार समझते हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि इस धरती पर आपके अलावा भी कोई है जो आपकी मदद भी करता है और आपका साथी भी है। मुझे खुद याद है कि हम लोग जब स्कूलों में थे, अपने स्कूल में थे, तो परियोजना के तहत हम लोग को 5 पेड़ लगाने को मिले थे 6th क्लास में, और ये था कि आपको इस पेड़ को संरक्षित करना है। और जब हम स्कूल से पास आउट हुए और कई साल बाद भी स्कूल जाके देखते, वो पेड़ बहुत बड़े बड़े, वो पौधे आज बहुत बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं। तो लगता है कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और धरती पर हमें, तो हम साथ साथ जो धरती से ले रहे हैं तो धरती को कुछ हम दे भी रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है। बच्चों में इसके साथ पर्यावरण के प्रति चेतना, जो किताबों में पढ़ते हैं कि वृक्ष हमारे साथी हैं या वृक्षों से जीवन मिलता है, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना शुरू की, उसका एक अच्छा प्रभाव है, उसका एक सकारात्मक परिणाम है कि बच्चों हरियाली के साथ अपने आप को जोड़ना सीखें, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपने आप को जोड़ें। तो ये काफ़ी इमोशनल कनेक्ट भी होता है नेचर के साथ। बच्चों को अच्छा लगता है, और बच्चों जैसे खिलौने के प्रति बच्चे अपने बहुत जागरूक रहते हैं, उसकी फीलिंग्स वो समझना चाहते हैं या फीलिंग्स को उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, वैसे पौधे हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है वो जब कभी घर में बहुत खुश होती है, बहुत नाराज़ होती है, तो पेड़ों से जाके बात करती है, तो उसको लगता है कि हाँ मैं पेड़ों से बात कर सकती हूँ, वो पेड़ के साथ अपने आप को कनेक्ट फील करती है। और ये बहुत अच्छी पहल है आज के ज़माने में मिथिलेश जी, जिस तरीके से हम
इस वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और मोबाइल की तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो इससे अच्छा तो नेचर से जुड़ना है, क्या रिचा? एग्जैक्टली और जहाँ तक बात है, जैसे कि आपने पोषण वाटिका की भी बात की, तो वहाँ पे जब बच्चे खुद ग्रो करते हैं चीज़ों को तो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं कि हमने इस चीज़ को ग्रो करवाया है, मेहनत लगी है, तो इसकी कद्र करें। और जब अनाज की कद्र बच्चे करना अगर बहुत इनिशियल स्टेज में समझ जाएं तो ये आगे चल के उनके लिए बहुत बेहतरी का काम होता है। जब हम बात करते हैं मिड डे मील की, एक बहुत बड़ा ये सेगमेंट है, बहुत बड़ा, और अगर बिहार के हर एक गांव तबके में, जहां आपने बात की 2,30,000 रसोइये हैं, कैसे मैनेज होता है ये सारा चीज़? एक बहुत अच्छी स्कीम है, करीब 10-15 सालों से बिहार में चल रही है, तो इसका एक पूरा प्रॉपर सेटअप है। आज करीब हमारे पास 70,000 स्कूलों में इस योजना को सभी प्राइमरी स्कूल्स में लागू किया गया है। जो क्लास 1 to 8 के स्कूल हैं उनमें सभी बच्चों को दोपहर का भोजन, गर्मा गर्म भोजन खिलाया जाता है। 60,000 स्कूलों में खाना उन्हीं स्कूलों में बनता है। करीब 10,000 स्कूलों में सेंट्रलाइज किचन से खाना बना के वहाँ पहुँचाया जाता है। प्रत्येक स्कूल में लगभग 2 से 3, कहीं कहीं स्कूलों में 4 बच्चों की संख्या के आधार पर रसोइया भी हैं। आज के दिन में करीब 2,30,000 रसोइया पूरे बिहार में काम कर रही हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये योजना धरातल पर उतर रही है। तो वो हमारे लिए भोजन माता के रूप में है कि बच्चों को जो पोषण देना है, बच्चों को जो साफ़ सफाई के साथ समय पर वो जो भोजन करा पा रही हैं, ये उनके परिश्रम की वजह से हो पा रहा है। भले ही सरकार की तरफ से उनको मानदेय जो है बहुत कम मिलता है, हम लोग चाहते हैं कि उनका मानदेय भी कुछ बढ़े, लेकिन उनका जो योगदान है उसको कमतर नहीं कर सकते। जो उनका योगदान है उसके एवज में हम उनको पारिश्रमिक नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों के साथ उनको खाने के पहले हाथ धुलाती हैं, बच्चे खाना खाते हैं, उनके बाद जो खाने के बर्तन है उसको वो धोती हैं, खाना परोसती हैं। तो ये 2,30,000 जो पोषण माताएं हैं, जो हमारी मिड डे मील वर्कर्स हैं, रसोइयाँ हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग हर महीने इनको जो इनके खाते में जो पैसा होता है मानदेय के रूप में, वो समय से दे पाते हैं। सरकार इनके लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है कि इनको हम लोगों ने पिछले साल पूरा ट्रेनिंग कराया। फोर्टिफाइड राइस स्कूलों में यूज़ होता है, जिसमें चावल में ही, चावल के दानों में आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा रहती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका था कि जब चावल हम पकाते थे, पानी जो एक्स्ट्रा होता था उसको पसार देते थे या पानी उसका निकाल देते थे, उस पानी में पोषक तत्व तो पूरे बढ़ जाते थे। जब हमने पहली बार इसका देखा, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई, तो पता चला कि वाटर टाइट तरीके से चावल पकाना चाहिए। मतलब चावल में जो पानी है वो निकालना नहीं चाहिए, अन्यथा चावल के जो पोषक तत्व उस पानी के साथ निकल जाते हैं, जिसको हम लोग गाँव में माड़ कहते हैं। तो स्कूलों में इसको लागू किया गया और करीब 2,30,000 रसोइयों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी कि चावल पकाने की विधि क्या होनी चाहिए, हरी सब्जियों को पकाने की विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से सही मात्रा में बच्चों के लिए भोजन बनाना चाहिए। तो पूरे डिपार्टमेंट का सहयोग है, सभी लोग इसमें लगे रहते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में भी, जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा कार्यालय है मिड डे मील का, वहाँ लोग तत्पर रहते हैं और मुख्य सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव तक सब लोग इसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि मिड डे मील में कोई भी स्कूल किसी भी दिन बंद नहीं चाहिए। हमारा जो लक्ष्य रहता है कि प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक दिन, प्रत्येक बच्चा भोजन करे। तो बिल्कुल पूरी निगरानी के साथ और पूरी देखरेख के साथ ये भोजन की तैयारी की जाती है। आपने बोला कि हर प्रत्येक दिन खाने की तैयारी होती है और इतनी रसोइयाँ 2 लाख के ऊपर हैं, वो काम करिए, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिला है। बच्चे स्कूल आते हैं तो अभी जो हम बोलते हैं कि पोषण के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो इसको किस तरीके से जोड़ते हैं और इससे आगे किस तरीके से इसके बारे में बताना चाहिए? पोषण के साथ जो पढ़ाई का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो क्लास 3 से लेकर उम्र जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसको ECCE के नाम से हम लोग जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कि बच्चा जब 3 साल के ऊपर बड़ा होता है, जो वैज्ञानिक मानते हैं कि 3 साल तक बच्चे का दिमाग बहुत विकसित हो जाता है और न्यूट्रिशन अगर 3 साल के पहले मिले, जो पहले 1000 दिन होते हैं, अगर उसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन हो, तो बच्चा एक स्वस्थ नागरिक के रूप में ग्रो करता है। पहले अगर 1000 दिन चूँकि बच्चा घर में रहता है, उसको किसी इंस्टीट्यूशनल केयर नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद जब वो आंगनवाड़ी केंद्र पहुँचता है या प्री प्राइमरी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में उसका दाखिला होता है, तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन वहाँ से शुरू की जाती है। तो उस समय 3 साल से 6 साल के बच्चे में खाने के प्रति बहुत रुचि और अरुचि पैदा होती है। ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है,
इस टाइम खाना उस टाइम नहीं खाना है, कई बार मोबाइल देख के बच्चे खाना खाते हैं, कई बार मैगी और जंक फूड के प्रति बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है। उस समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि पोषण भी पढ़ाई भी, बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए पोषण, और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए पढ़ाई। चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हम लोग पूरे देश में निपुण अभियान करके शुरू हुआ है, निपुण भारत अभियान शुरू हुआ है, और बिहार में उसको हम लोग निपुण बिहार के नाम से अडॉप्ट किया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास 7th में बच्चे पहुंच गए हैं और क्लास 2 की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, या वो अक्षर सही से पहचान नहीं पाते हैं, या सिंपल मैथमेटिक्स के एक अंक के जो सवाल करना है, जोड़ घटाव करना है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जब पढ़ाई हो रही थी, जब वो क्लास 1, 2, 3 में थे या उसके पहले क्लासेस में थे, तो सही से उनको अक्षर ज्ञान या संख्या ज्ञान नहीं हुआ। तो सरकार ने उसके लिए भी प्रयास किया है कि जब 3 साल की उम्र होती है, जो बच्चा पहली प्री प्राइमरी एडमिशन लेता है, वहाँ से लेकर प्राइमरी नर्सरी में जब पढ़ता है 3 से 6 साल, उस समय बहुत ध्यान देना है, ताकि बच्चों का फाउंडेशन स्टेज वही है। अगर बच्चा क्लास 1 में जाने के पहले अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान, कलर्स की पहचान, ज्यामिति की जो आकृतियाँ होती हैं उसकी पहचान अगर कर लेता है, तो जो विषय पढ़ाया जाएगा बच्चों को, फिर 1 से 3 के बीच में और फिर से ध्यान देते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो विज्ञान की चीज़ें हैं, गणित की चीज़ें हैं, हिंदी की चीज़ें हैं, बच्चा उस विषय को समझ पाएगा। जब बच्चा उसको विषय को पढ़ ही नहीं सकता है, तो फिर समझना तो अगले लेवल की चीज़ है। तो हम लोगों ने जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उसके लिए पोषण भी, पढ़ाई भी, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उसके लिए निपुण बिहार, और जो कक्षा 3 के ऊपर के बच्चे हैं कक्षा 8 तक, उसके लिए मिशन दक्ष। जो बच्चे कमज़ोर रह गए पढ़ाई में, उनको फिर से रिमेडियल क्लास के माध्यम से फिर से उनको वही कक्षा 1 की किताबें, 2 की किताबें, 3 की किताबें, 4 किताबें फिर से पढ़ा के, जो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला था, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कोई बच्चा अगर आयरन की कमी है तो उसको हम आयरन का टैबलेट देते हैं कि भाई तुम टैबलेट लो, तुम्हें वो न्यूट्रिशन मिल जाए। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसको फिर से पुरानी पढ़ाई, पुरानी किताबें पढ़ा के फिर से उसको नॉर्मल ट्रैक पर लाना, ताकि जो उसकी चीज़ें छूट गई हैं वो उसको मेंटेन कर सकें। बिल्कुल। और जब आप किसी चीज़ को केयर टेक करते हैं, आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर थोड़ी सी भी सतर्कता गई तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इतने बिजी शेड्यूल में आप खुद का ख्याल कैसे रखते हैं? कई बार तो मन करता है कि खुद सुबह जल्दी उठें, योगा प्राणायाम करें, टहलें, तो जो भी समय मिलता है। एक अच्छी चीज़ है कि इतने बड़े अभियान में हम जुड़े हैं, देश की सेवा करने का, प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है, तो अब बस जिस चीज़ पे ध्यान है, जो चीज़ करते हैं उस चीज़ में, अपने शुरू में कहा अनमोल वचन कि वर्तमान में जियो, उस चीज़ को फुल इंजॉय करो, और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसको समझो कि हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में लगे हैं। टीम बहुत सकारात्मक है, टीम के जो मेंबर्स हैं वो बहुत सकारात्मक है, सबके साथ हंसी खुशी के माहौल में। और चूँकि ग्रोथ हो रही है, हम एक विकसित होने वाले राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं, और मुझे लगता है कि जब तक विकसित बिहार नहीं होगा, विकसित भारत की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि विकसित बिहार बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम लोग लगे हुए हैं, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको प्रेरणा देती है कि इन बच्चों के लिए हम काम करें। यही बच्चे कल को देश के नागरिक बनेंगे और विकसित भारत की जिम्मेदारी संभालें। बिल्कुल सर, और ये हम लोगों के लिए भी बहुत उम्मीद की बात है कि आप जैसे अगर अधिकारी रहे हैं तो बहुत चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। क्यों प्रेरणा? बिल्कुल। और अब सर, क्योंकि वक्त हो चला है अब कि हमारा जो शो है बहुत अंतिम बेला में है प्रज्ञा, तो चलते चलते सर आप दर्शकों को पोषण माह में क्या कहना चाहेंगे? पोषण माह के लिए सबके लिए यही संदेश होगा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और कई बार घरों में देखा गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। लड़का है तो उसको भरी गिलास में दूध मिलेगा, लड़की है तो नहीं मिलेगा या चलेगा। उसको लड़की का है कि उसको समझने की बात है कि लड़की जो है वही परिवार की धुरी है, समाज की धुरी है। लड़की हमारी स्वस्थ होंगी तो हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा। बच्चे और बच्ची में कोई भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चियों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए हमें और जागरूक होना चाहिए। और अगर हम अपने जो नई पीढ़ी है उसको तैयार कर सकें तो हम अगली जनरेशन है उसको मजबूती से देख पाएंगे, हम विकसित भारत अगली पीढ़ी के माध्यम से बना पाएंगे। बिल्कुल, आपने इतनी सही बात कही कि जो हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़के और लड़की में अंतर ना करें। और आज हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत है, इस चीज़ को भली भांति समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है।
ऋचा। बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा। और अब वक्त हो चला है कि सर से विदा लें। और सर आपने इतनी अच्छी बातें कही और इतनी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं दर्शकों ने जो सुबह की आज शुरुआत की बहुत बेहतर तरीके से की है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारी शो की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।